हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आपका नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। और आज मैंने सबकी डिमांड पे एक एमसीक्यू सेशन प्लान किया है। आप लोगों का जो एग्ज़ाम है एसजी पीजीआई एमएस का, जो कब है 18 मार्च को है। कब है इसकी डेट आ चुकी है, 18 मार्च को है। तब तक अपन क्या करेंगे, रेगुलर एक एमसीक्यू सेशन करेंगे। इसके अंदर आपके 100 एमसीक्यू रहेंगे। 100 एमसीक्यू रहेंगे। इसमें भी 80 एमसीक्यू आपके किसके सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है, नर्सिंग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग है। इसके अंदर आपको मेजर 6 सब्जेक्ट को कवर करना है। इसके अलावा बाकी सर्जन का जो सब्जेक्ट है उसका भी सुपरफिशियल रिवीजन करके जाना है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछी जाती, वो पढ़नी है। इसके अलावा इस एग्ज़ाम के अंदर आपके जो है फंडामेंटल सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। वहाँ से प्रायोरिटी बेस्ड एमसीक्यू आपको पूछे जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जो 20 एमसीक्यू रखे हैं उसके अंदर भी ये बोला है कि 10% कोविड से रिगार्डिंग एमसीक्यू आएंगे। इसका मतलब कोविड का जो जीके है वो पढ़ना है, कोविड डिजीज़ के बारे में पढ़ना है, कोविड वैक्सीन के बारे में पढ़ना है। और जो आपका है हॉस्पिटल रिगार्डिंग जो आपका नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग भी आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा। इसका मतलब जो है इन 80 एमसीक्यू के अंदर भी फंडामेंटल इन्वॉल्व है और इस 20 के अंदर भी फंडामेंटल इन्वॉल्व है। इसलिए फंडामेंटल सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है। मेडिकल सर्जिकल को पढ़ना है, ओबीजी और इसको पीडिया को इसको भी पढ़ना है, साइकेट्री पढ़नी है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को भी आप पढ़ लेना। बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी लेकिन आ सकते हैं एमसीक्यू। तो बड़े सब्जेक्ट को पहले कवर करें, आपके पास टाइम नहीं है ज़्यादा। बाकी सब्जेक्ट का भी जो है थोड़ा टाइम रहे तो उसके अंदर क्या है सुपरफिशियली रिवीजन करें। जिन लोगों ने बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ी है वो लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करें। जिन लोगों ने थ्योरी नहीं पढ़ी है वो लोग भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कंटिन्यू करें, क्योंकि पेपर अटेंड जब करना है तो आपको वहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व करना है। जब आप थ्योरी पढ़ते रहते हो तो आपको पता नहीं चलता है कि आपको क्या आता है, आप खुद का एनालिसिस नहीं कर पाते हो। इसीलिए जो है एमसीक्यू सेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके रिवीजन के लिए। और कुछ नई चीज़ें आपको जैसे ऐसे आपको किताबों के अंदर बहुत सारे एमसीक्यू मिल जाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं है। आपके सामने किताब है, आपको पढ़नी है। यहाँ एमसीक्यू सेशन के अंदर हर एमसीक्यू के पास में रेशनल है। अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपके माइंड के अंदर कुछ और नई चीज़ें भी ऐड होती है कि हाँ इसका ऐसा है तो ऐसा क्यों है, तो वो चीज़ें भी आपके समझ में आती है। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू आप सबके लिए है, क्लासिकल सिम्टम ऑफ डिहाइड्रेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। इस वर्ड को कभी भी पढ़ना नहीं भूले एग्जाम के अंदर। एग्जाम की जो एंजाइटी रहती है उस दौरान अपना माइंड जो है इतना काम नहीं करता और इन चीज़ों को अपन पढ़ नहीं पाते। अपन क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन का नाम सुना और आंसर लगा देते हैं। ऐसे आपको नहीं करना है अटेंड। ऑप्शन ए कह रहा है पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। ऑप्शन बी कह रहा है डिजीनेस फ्रीक्वेंटली। ऑप्शन सी कह रहा है डार्क कलर्ड यूरिन। ऑप्शन डी कह रहा है थ्रस्ट। मरीज को क्या है, डिहाइड्रेशन वाले मरीज के अंदर क्या है, एक्सेस जो है उसको प्यास लगेगी, थ्रस्ट लगेगी, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है डार्क कलर का यूरिन आएगा। बिल्कुल, जब मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो अपनी बॉडी के अंदर क्या है, वेस्ट जो होता है यूरिन के अंदर ज़्यादा घुलता है और उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो कैसा दिखता है, डार्क कलर का दिखता है। ये बात भी सही है। ऑप्शन ए कह रहा है पासिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जब बॉडी के अंदर वाटर नहीं है तो यूरिन किसका बनेगा, तो वो स्मॉल अमाउंट के अंदर पास करेगा। ये बात भी सही है, लेकिन एक्सेप्ट दिया है, इसका मतलब गलत बात अपने को जवाब देना है। तो डिजीनेस जो है ये कब खराब होता है, मरीज के अंदर डिजीनेस ज़्यादा कब रहती है, जब मरीज का क्या है नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है तब होती है। रीनल सिस्टम के अफेक्ट होने से नहीं होती है। मरीज के अंदर डिहाइड्रेशन होता है तो सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रीनल सिस्टम अफेक्ट होता है, उसके बाद नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है। तो डिजीनेस फ्रीक्वेंटली मरीजों के अंदर नहीं रहती है डिहाइड्रेशन वाला। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग इज टिपिकली ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस। आपको बताना है कि मरीज के अंदर क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है, जो अपनी वेसल्स के बाहर का फ्लूइड है ना, जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, मेरा मानना है कि जो सेल के बाहर का फ्लूइड है, जो अपने वेसल्स के अंदर फ्लूइड बहता है, ये फ्लूइड कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर ही है। ये क्या है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड नहीं है। जो फ्लूइड सेल के अंदर है वो कैसा है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है तो क्या सिम्टम मरीज के अंदर देखा जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है डिस्टेंडेड जुगुलर वेन। जुगुलर वेन जो है वो डिस्टेंडेड दिखेगी। ऑप्शन बी कह रहा है इलेवेटेड हिमेटोक्रिट लेवल। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हिमेटोक्रिट का लेवल बढ़ जाएगा। ऑप्शन सी कह रहा है रैपिड थ्रेडी पल्स। मरीज के अंदर क्या है, रैपिड थ्रेडी पल्स आएगी। ऑप्शन डी कह रहा है इंक्रीज द सीरम सोडियम लेवल। ऑप्शन डी कह रहा है कि जो है सीरम सोडियम लेवल बढ़ जाएगा, मरीज के अंदर हाइपरनेट्रीमिया देखा जाएगा। तो आपको क्या देखना है, सबसे पहले इस एमसीक्यू को वापस करेक्टली पढ़ना है, नहीं तो आपको क्या है इसके अंदर 2-3 ऑप्शन और वो भी है, वो भी आपको सही लगेंगे।
आपको पूछा है असेसमेंट फाइंडिंग, आप मरीज का क्या कर रहे हो असेसमेंट, और उसके अंदर आप कैसे पता लगाओ कि मरीज के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड लॉस हुआ है। तो जुगुलर वेन जो है ये डिस्टेंडेड कब दिखेगी, जब बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या है ज़्यादा, कम फ्लूइड में नहीं दिखेगी डिस्टेंडेड। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है एलिवेटेड हेमेटोक्रिट वैल्यू, जी हाँ ये जो वैल्यू है ये एलिवेटेड होगी डिहाइड्रेशन के अंदर, लेकिन ये कैसी वैल्यू है, लैब वैल्यू है, कैसी वैल्यू है, असेसमेंट करके आप नहीं बता सकते कि मरीज़ के अंदर हेमेटोक्रिट, अगर आप मरीज़ की शक्ल देख रहे हो और उससे आपको पता नहीं चलेगा कि मरीज़ के अंदर हेमेटोक्रिट लेवल बढ़ा हुआ है, तो ये कैसी वैल्यू है, लैब वैल्यू है, असेसमेंट वैल्यू नहीं है। ऑप्शन सी के अंदर जो लिखा है ये बिल्कुल सही बात है कि रैपिड थ्रेडी पल्स देखे कि मरीज़ टैकीकार्डिक होगा, और साथ में क्या रहेगा मरीज़ के अंदर, ये जो अपनी पल्स है ये अपन जब फील करेंगे तो अपने को कैसे देखेगी, रैपिड होगी, वीक वायरी थ्रेडी पल्स रहती है, जो है ये पल्सेशन बिल्कुल वीक रहते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, वीक वायरी थ्रेडी पल्स बोलते हैं। ये कैसा साइन है, ये असेसमेंट साइन है मरीज़ के अंदर, जब हम मरीज़ को असेस करेंगे और जब पल्स रेट मरीज़ की अपन असेस करेंगे तो अपने को वीक पल्स मिलेगी, ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इंक्रीज द सीरम सोडियम लेवल, तो सीरम सोडियम लेवल बढ़ता है, लेकिन ये भी कैसी वैल्यू है, लैब वैल्यू, कैसी वैल्यू है लैब वैल्यू है, ये असेसमेंट फाइंडिंग नहीं है। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू को क्या करना है, सही पढ़ना सीखना है कि क्या पूछा जा रहा है, जवाब उसका देना है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि उस बीमारी के अंदर क्या क्या होता है, जो होता है वो सारे ऑप्शन में वो डाल देता है, इसीलिए अपन कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए आपको जवाब फोकस कहाँ करना है, एमसीक्यू क्या पूछ रहा है उस पर फोकस करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना जो है इसके अंदर लिखा है सीवियर जनरलाइज्ड एडिमा इज कोल्ड, जनरलाइज्ड एडिमा हो रहा है पूरी बॉडी के अंदर, इसको आप क्या टर्मिनोलॉजी नाम देते हो, ये आपसे पूछा है। ऑप्शन ए कह रहा है मैक्सोडीमा, ऑप्शन बी कह रहा है पिटिंग एडिमा, ऑप्शन सी कह रहा है आनासार्का, ऑप्शन डी कह रहा है डिपेंडेंट एडिमा। तो मैक्सोडीमा किसके अंदर होता है, जो मरीज़ कैसा होता है, हाइपोथायरोडिज्म वाला मरीज़ कैसा होता है, हाइपोथायरोडिज्म, जो मरीज़ जो है हाइपोथायरोडिज्म वाला होता है वो एक भैंसे जैसा दिखता है, और उसकी बॉडी में गले में सब जगह कैसा दिखता है, एकदम इडेमेटस मरीज़ दिखता है, वो कैसा है, वो है मिक्सोएडिमा, उसको क्या बोलते हैं अपन, मिक्सोएडिमा बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं अपन, हाइपोथायरोडिज्म वाले जो मरीज़ है उसके अंदर कैसा एडिमा दिखता है, मिक्सोडिमा दिखता है। दूसरा ऑप्शन जो है पिटिंग एडिमा, और ये पिटिंग एडिमा किसके अंदर दिखता है, आपने अगर कभी इक्लेम्सिया प्री इक्लेम्सिया वाली डिजीज़ पढ़ी है तो जो है प्री इक्लेम्सिया की कंडीशन के अंदर मरीज़ के अंदर जो एडिमा आता है वो पिटिंग एडिमा आता है। पिटिंग एडिमा का मतलब है जैसे मान लो मरीज़ के पाँव के ऊपर स्वेलिंग आ रखी है, एडिमा, हमने क्या किया वहाँ पे अंगुली से प्रेस किया, अब हमने क्या किया उस अंगुली को प्रेस करके हटा दिया, लेकिन वहाँ पे खड्डा काफ़ी देर तक बना हुआ रहता है, उसको अपन पिट फॉर्म हो रही है, यानी कि वहाँ जहाँ अपन प्रेस करते हैं उस जगह पे क्या है पिट फॉर्म हो जाती है, वहाँ इंडेंटेशन बन जाता है, वहाँ पे एक ऐसे खड्डे जैसा बनता है और वो थोड़ी देर तक रहता है, उसको अपन बोलते हैं पिटिंग एडिमा। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है डिपेंडेंट एडिमा, तो डिपेंडेंट एडिमा का मतलब है कभी आपने जो है ट्रेन के अंदर ज़्यादा ट्रेवलिंग की हो और आप ऐसे पाँव लटका के बस के अंदर बैठे रहे काफ़ी देर तक और आपके पाँवों के ऊपर स्वेलिंग आ गई। डिपेंडेंट का क्या मतलब है कि आपने पाँव लटका के रखे और उसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न हार्ट की तरफ कम रहा, और उसकी वजह से जो है फ्लूइड का क्या है फ्लूइड लोअर साइड ज़्यादा रहा, आप लंबे टाइम तक खड़े रहे, तब भी आपकी क्या है पाँव के ऊपर स्वेलिंग आती है, उसको अपन क्या बोलते हैं डिपेंडेंट एडिमा बोलते हैं। और एनासार्का का मतलब है पूरी बॉडी के अंदर आपकी स्वेलिंग आ गई है, तो वो कैसा एडिमा है एनासार्का, और उसी को अपन क्या बोलते हैं जनरलाइज्ड एडिमा। तो इसका आंसर क्या है सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, चाइल्ड इज ऑन आईवी फ्लूइड थेरेपी विच अमंग द फॉलोइंग सजेस्ट फ्लूइड ओवरलोड, एक मरीज है बच्चा है अपने पास भर्ती है जिसको क्या है आईवी फ्लूइड थेरेपी चल रही है, कौन सा सिम्टम इंडिकेट कर रहा है कि मरीज के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, यानी कि बॉडी के अंदर फ्लूइड ज़्यादा हो गया है। ऑप्शन ए कह रहा है वर्सनिंग डिस्निया, मरीज को क्या है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती जा रही है। ऑप्शन बी कह रहा है मरीज के अंदर फीवर आ गया। ऑप्शन सी कह रहा है नोजिया और वॉमिटिंग होने लग गया उसको। ऑप्शन डी कह रहा है सनकेन आई, तो सनकेन आई किसके अंदर देखी जाती है डिहाइड्रेशन वाले मरीजों के अंदर, किसके अंदर डिहाइड्रेशन वाले जो मरीज रहते हैं उनके अंदर। इसके अलावा एक पीडियाट्रिक के अंदर आपने डिसऑर्डर पढ़ा हो हाइड्रोसिफिलस अगर आपने पढ़ा हो तो हाइड्रोसिफिलस के अंदर भी मरीज़ की आई कैसी होती है सनकेन आई होती है, और डिहाइड्रेशन वाले मरीजों के अंदर सनकेन आई दिखती है। तो मरीज़ के अंदर तो क्या हो रहा है फ्लूइड ओवरलोड आ रहा है, तो ये सिम्टम नहीं है। ऑप्शन सी कह रहा है नोजिया और वॉमिटिंग, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मरीज़ के अंदर अगर नोजिया और वॉमिटिंग हो रहा है तो मरीज़ के अंदर डिहाइड्रेशन होगा, फ्लूइड ओवरलोड नहीं होगा। ऑप्शन बी कह रहा है फीवर, तो फीवर कब आता है जब आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तब आता है, फ्लूइड ओवरलोड होने से नहीं आता है।
तो आंसर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मरीज़ को क्या है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि मरीज़ के अंदर फ्लूइड जब ज़्यादा हुआ तो उसका बीड़ा कहाँ पे बढ़ गया, लंग्स के अंदर। क्योंकि हार्ट के अंदर जब हार्ट पंप करता है तो वो ब्लड प्यूरीफाई होने के लिए कहाँ जाता है, लंग्स के पास जाता है। और लंग्स के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड आ गया है, क्रैकल साउंड आ रही है, मरीज़ के अंदर क्या हो गया है, पल्मोनरी एडिमा हो गया। ये मरीज़ कैसा हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया। और इसकी वजह से सांस अपन जब यहाँ पे जो है अस्कल्टेशन करेंगे साउंड का, लंग साउंड का, तो अपन को क्रैकल साउंड आएगी और मरीज़ को क्या है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है क्योंकि फ्लूइड कहाँ बढ़ गया है, ज़्यादा लंग्स के अंदर। तो ये सिम्टम इंडिकेट कर रहा है कि मरीज़ के अंदर फ्लूइड ओवरलोड हो चुका है। तो आंसर क्या है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, इन एबीजी एनालिसिस विच पैरामीटर आर असेस्ड। जब भी आप एबीजी एनालिसिस करते हो, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस जब आप करते हो, तो कौन से पैरामीटर आप असेस करके बताते हो कि मरीज़ के अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस है या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस है या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस है। ये चीज़ें आप क्या कौन से पैरामीटर देख के बताते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है कि आप सोडियम बाइकार्बोनेट और pH दो ही वैल्यू देखते हो। ऑप्शन बी कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हो, CO2 देखते हो और ऑक्सीजन देखते हो, इसके साथ में pH भी देखते हो। ऑप्शन सी कह रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, इसके अलावा pH देखते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और pH भी देखते हैं। तो अपन क्या करते हैं, ये जो ऑप्शन बी के अंदर लिखा है इसके अंदर पूरा लिखा हुआ है कि ये चीज़ें अपन देखते हैं। मरीज़ के अंदर SCO3 देखते हैं अपन, SCO3 यानी कि बाइकार्ब देखते हैं, इसके अलावा CO2 देखते हैं, ऑक्सीजन देखते हैं और pH देखते हैं। एबीजी एनालिसिस का एक अलग से मैं वीडियो बना के अपलोड करूँगी जिसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनसेटेड कैसे होता है, पार्शियल कैसे होता है, अनकम्पनसेटेड कैसे होता है, नॉर्मली कैसे होता है, कैसे पैरामीटर असेस करने होते हैं एबीजी में। उसके बाद आपके जो है उस ट्रिक के बाद में आपके कभी भी एबीजी एनालिसिस के MCQ गलत नहीं होंगे। यहाँ पे पूरी एबीजी को डिटेल में समझाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। यहाँ सिर्फ MCQ में आपको बता देती हूँ कि मरीज़ को जो है pH के साथ में अगर बाइकार्ब का जो है स्पेशल असेसमेंट करें, इसका मतलब आप जो है कौन से सिस्टम का एनालिसिस करें, रीनल सिस्टम का यानी कि मेटाबॉलिक कंडीशन का असेसमेंट करें। और pH के साथ में अगर CO2 और ऑक्सीजन के लेवल को आप जो है असेस करें, वहाँ पे ज़्यादा चेंजेस आ रहा है, इसका मतलब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस मरीज़ के अंदर है। तो ये चीज़ देखी जाती है मरीज़ के अंदर। अपन क्या क्या देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट देखते हैं, CO2 देखते हैं, ऑक्सीजन का लेवल देखते हैं और pH देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना MCQ जो है, स्टारवेशन, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, शॉक एंड डायरिया में लीड टू। मरीज़ को क्या है, स्टारवेशन यानी कि जो फास्ट करते हैं, जो भूखे रहते हैं पूरे दिन, वो। इसके अलावा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है मरीज़ के अंदर। इसके अलावा मरीज़ शॉक का है और उसको डायरिया भी हो रहा है। ये कंडीशन मरीज़ के अंदर क्या पैदा कर सकती है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा मरीज़ को, या मेटाबॉलिक एल्केलोसिस हो जाएगा, या मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस होगा, या मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जब स्टारवेशन अपन करते हैं तो अपना जो HCl है, ये बॉडी, ये क्या है, एक एसिड है और कहाँ पे बनता है, स्टमक के अंदर पैराइटल सेल के द्वारा बनाया जाता है। और जब भी अपन खाना खा लेते हैं तो ये खाने के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है। और अब आप खाना नहीं खा रहे तो वो HCl वहाँ पे बनाया जा रहा है, यानी कि बॉडी के अंदर एसिड बढ़ता जा रहा है। दूसरी कंडीशन है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। तो कीटोएसिडोसिस तो खुद भी कीटोन बॉडीज बना रहा है, बहुत ज़्यादा कीटोएसिडोसिस। ये कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन क्यों पैदा होती है कि बॉडी के अंदर आप कितना भी शुगर खा रहे हो लेकिन वो सेल के काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन होता है वही ग्लूकोज को पकड़ के सेल के अंदर डालता है, और डायबिटीज़ वाले मरीजों के अंदर इंसुलिन की कमी रहती है। और जब इंसुलिन नहीं है तो आप कितना भी पेट के अंदर खाना खा लो, वो खाना आपके सेल के ग्लूकोज काम नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करती है, कंपनसेट करती है और फैट का ब्रेकडाउन करती है। और जब फैट ब्रेकडाउन होती है तो क्या बनता है, कीटोन बनती है, और इसको अपन बोलते हैं कीटोएसिडोसिस वाली कंडीशन। दूसरा, मरीज़ को क्या है, डायरिया और शॉक। मरीज़ को क्या है, डायरिया हुआ, इसलिए फ्लूइड बॉडी से लॉस हुआ और मरीज़ शॉक में चला गया। ऐसे कंडीशन के अंदर ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं मरीज़ को क्या हो सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। तो अगर आप ये कहोगे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सिम्टम जो है वो अपने लंग से रिगार्डिंग नहीं आ रहा है। तो यहाँ सिम्टम सारे कहाँ से हैं, अपनी रीनल सिस्टम से रिगार्डिंग है, GI सिस्टम से रिगार्डिंग है। और ये सारी कंडीशन क्या इंडिकेट करती है, एसिड बन रहा है और वो किसको अफेक्ट करेगा, मेटाबॉलिक पार्ट को जो है अफेक्ट कर रहा है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है मरीज़ के अंदर। इसके अलावा बहुत सारी जो कंडीशन है, जो मैं एबीजी वाला चैप्टर जब आपके साथ एक्सप्लेन करूँगी तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन सी कंडीशन मेटाबॉलिक होती है और कौन कौन सी कंडीशन जो है रेस्पिरेटरी से रिगार्डिंग रहती है। नेक्स्ट MCQ,
ए नर्स इज केयरिंग फॉर ऑन इन्फेंट हु हैज़ इंट्रैक्टेबल और अनकंट्रोल वॉमिटिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइकली कॉम्प्लिकेशन इज, मरीज क्या है, उसको क्या हो रहा है, एक इन्फेंट है जिसको इंट्रैक्टेबल और अनकंट्रोल वॉमिटिंग हो रही है, और ये क्या कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर, एसिडोसिस हो जाएगा, हाइपर कैलीमिया हो जाएगा, हाइपर नेट्रीमिया हो जाएगा और एल्केलोसिस हो जाएगा। तो मरीज़ को क्या है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है, और वॉमिटिंग के अंदर कौन सा कंटेन बाहर आता है, स्टमक का कंटेन बाहर आता है, और स्टमक के अंदर क्या बनता है, एसीएल, और एसीएल जब बॉडी से बाहर आ गया है तो या पीछे बॉडी के अंदर कंडीशन कैसी बन जाएगी, एल्कलाइन कंडीशन बढ़ जाएगी, और मरीज़ के अंदर क्या हो जाएगा, एल्केलोसिस हो जाएगा। दूसरी कंडीशन इसके साथ आपको याद रखनी है, जब भी बॉडी के अंदर डायरिया होता है, तो डायरिया होता है तब क्या है, इंटेस्टाइन का सारा कंटेन बाहर जाता है, स्टमक का जो कंटेन है वो इंटेस्टाइन में आ रहा है, तो स्टमक का जो कंटेन एसीएल वाला है बहुत एसिडिक वाला है, और वो जब इंटेस्टाइन तक कंटिन्यू जा रहा है, खाना नहीं रुक रहा है, तो ऐसे ही कंडीशन में जब मरीज़ को डायरिया होता है तो बॉडी के अंदर एसिडोसिस हो जाता है, और जब वॉमिटिंग होती है तो एसिड बाहर आ जाता है, और पीछे क्या रह जाता है, एल्कलाइन कंडीशन हो जाती है। तो जो वॉमिटिंग के साथ में क्या है, एल्केलोसिस, और एसिडोसिस के साथ में क्या रहता है, डायरिया, क्या रहता है, डायरिया। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट अबाउट एसिड बेस इम्बेलेंस इज इनकरेक्ट। आपको पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है एसिड बेस इम्बेलेंस वाले चैप्टर से इनकरेक्ट है, एसिड बेस इम्बेलेंस से रिगार्डिंग इनकरेक्ट है, कैसा है, इनकरेक्ट। तो करेक्ट वाले तो नहीं बताना है, इनकरेक्ट बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है हाइपर वेंटिलेशन कोज रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, बिल्कुल सही कह रहा है। जब मरीज़ को अपन क्या करते हैं, हाइपर वेंटिलेट करते हैं, तो जो CO2 नॉर्मल बॉडी के अंदर कितनी रहनी चाहिए, 35 से 45 mm ऑफ एस रहनी चाहिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे रहे हो, हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, तो ये क्या है, CO2 को वॉश कर देगा, जो नॉर्मल बॉडी के अंदर रहनी चाहिए वो भी नहीं रहेगी, तो कंडीशन कैसी हो जाएगी, एल्कलोसिस वाली हो जाएगी। तो ये बात तो क्या है, सही है। दूसरा कह रहा है अवर यूज ऑफ एंटासिड कोज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो एंटासिड का नेचर कैसा होता है, जब अपन जो है मॉर्निंग के अंदर जो मरीज़ रहते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले, उनको जो है ये सुक्राल फिल करके एक एंटासिड दी जाती है। मरीजों को बोलते हैं कि आप भूखे पेट क्या करना, खाने से पहले इस सिरप को पी लेना, और उसके बाद खाना खाना, जो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो जो एंटासिड है उसका नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। और ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि इसका एंटासिड आप ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। तो अगर उसका जो नेचर है वो एल्केलाइन है तो वो एसिडोसिस कोज नहीं करेगी, और यही इसका क्या है, सही आंसर है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जो एंटासिड लेता है उसके अंदर एल्केलोसिस हो सकता है, उसको एसिडोसिस नहीं होता है, क्योंकि एंटासिड का नेचर कैसा होता है, एल्केलाइन नेचर होता है। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसने इनकरेक्ट पूछा है, और ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये इनकरेक्ट है। सी के अंदर लिखा है हाइपोवेंटिलेशन कोजेज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ये बात सही है, जब मरीज हाइपोवेंटिलेट हो रहा है तो उसके अंदर क्या है, CO2 का लेवल बढ़ेगा, और जैसे CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो मरीज के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस वाली कंडीशन होती है। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है लॉस ऑफ गैस्ट्रिक जूस कोज मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। गैस्ट्रिक जूस के लॉस होने से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं होगा, मरीज के अंदर क्या होगा, एसिडोसिस होता है। नहीं सॉरी, अगर मरीज के अंदर जो है गैस्ट्रिक जूस का लॉस हो रहा है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस का लॉस हो रहा है, तो मरीज के अंदर क्या है, एल्कलोसिस डेवलप होता है, जैसे आपने वॉमिटिंग के अंदर पढ़ा है। वॉमिटिंग के अंदर क्या है, जो स्टमक का कंटेंट बाहर जा रहा है, इसका मतलब पीछे कौन सी है, जो पीएच रह जाती है, एल्कलाइन पीएच रह जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, गैस्ट्रिक जूस बाहर जा रहा है तो मरीज के अंदर क्या है, एल्कलोसिस हो सकता है। सी भी सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, लेकिन गलत कौन सा है, बी, कि एंटासिड यूज़ करने से क्या हो जाएगा, एसिडोसिस। तो एंटासिड यूज़ करने से एल्कलोसिस हो सकता है। नेक्स्ट MCQ अपना, द अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड इज अबाउट। आपको पूछा जा रहा है कैल्शियम का जो अपने ब्लड के अंदर नॉर्मल लेवल कितना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुछ वैल्यूज़ होती हैं मेडिकल लाइन के अंदर, वो आपको याद करनी पड़ेगी, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। अगर मैं आपको पूछूं कि कैल्शियम का जो है नॉर्मल लेवल जो है 8 to 10 होता है, तो वो क्यों होता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, एक नॉर्मल रेंज है। आपको जो है सोडियम की, कैल्शियम की, पोटासियम की, क्लोराइड की, इन सारी चीज़ों को क्या है, नॉर्मल वैल्यू याद करके रखनी पड़ेगी, इसके पीछे और कोई बड़े कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन ए कह रहा है 5 mg पर डेसीलीटर हो रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 0.5 mg पर डेसीलीटर, ऑप्शन सी कह रहा है 10 mg पर डेसीलीटर, और ऑप्शन डी कह रहा है 100 mg पर डेसीलीटर। तो राइट जो है करेक्ट आंसर क्या है, 8 to 10। कितनी होती है रेंज इसकी, 8 to 10 mg पर डेसीलीटर। तो आंसर क्या है इसका, सी इज़ द करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपको सोडियम की नॉर्मल वैल्यू पूछे, सोडियम की, तो आपको जवाब देना है 135 से लगाकर 145 मिली इक्वलेंट पर लीटर। अगर आपको पोटेशियम की नॉर्मल वैल्यू पूछे तो आपको जवाब देना है
3.5 से लगाकर 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अगर आपको क्लोराइड की नॉर्मल वैल्यू पूछे तो आपको जवाब देना है 97 से लगाकर 105 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये किसकी नॉर्मल वैल्यू है? क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम की। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच बॉडी सिस्टम मोस्ट कॉमनली इज अफेक्टेड इन द पेशेंट विथ इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। मरीज को क्या है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ। यही जो इलेक्ट्रोलाइट मैंने आपको बोला अभी, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सारे क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी के। और ये क्यों जरूरी है ये आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये इम्बेलेंस हो गया तो कौन सा सिस्टम खराब हो जाएगा। ऑप्शन ए कह रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम खराब होगा, ऑप्शन बी न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, ऑप्शन सी रीनल सिस्टम और ऑप्शन डी है एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम ये कभी भी अफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एंडोक्राइन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? ग्लैंड्स वाला सिस्टम होता है। इसके अंदर सारा खेल किसका है? हार्मोन का है, इलेक्ट्रोलाइट का नहीं है। ऑप्शन सी जो है ये क्या है? रीनल सिस्टम। तो रीनल सिस्टम जो है ये अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बनाने का काम कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम और रीनल सिस्टम दोनों बफर सिस्टम का काम करते हैं और नर्व सिस्टम को ये भरोसा दिलाता है कि तुम तक जो है, हार्ट बोलता है तुम तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई करने का काम मेरा है। और रीनल सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं कि ऑक्सीजन मैं ऐड करूँगा। रीनल सिस्टम बोलता है कि बफर सारे जो है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड जो है अपने जितने भी आयंस और कैटायंस हैं इनका बैलेंस मैं बना के रखूँगा। तो रीनल सिस्टम क्या है? इसको बैलेंस बनाता है, लेकिन खुद खराब इसकी वजह से नहीं होता है। कार्डियोवास्कुलर का काम क्या है? ब्लड को पंप करने के अलावा इसका दूसरा काम नहीं है। तो ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर जो है, जो अपने जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने से ये अफेक्ट होता है। मान लो पोटेशियम की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो मरीज़ के अंदर हार्ट अटैक आ सकता है, लेकिन ये प्राइमरली अफेक्ट नहीं होता है। प्राइमरली जो है अपने इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के अंदर बैलेंस रखने क्यों जरूरी है? नर्वस सिस्टम को सही काम करवाने के लिए। किसको? नर्वस सिस्टम को सही काम करवाने के लिए अपना जो सोडियम होता है ये क्या है? अपने जब न्यूरॉन के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर काम करते हैं जो वो बहुत विथिन सेकेंड के अंदर है ना, विथिन 0.03 सेकेंड के इतना फास्ट न्यूरॉन काम करते हैं अपना, तभी अपन जो है इतनी सारी चीज़ों को पर डे कैरिड आउट कर पाते हैं। तो ये इस न्यूरॉन को काम करवाने के लिए अपने को क्या जरूरी है? न्यूरॉन को सही काम करता रहे, इसलिए अपने को मरीज़ के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में रखने जरूरी है। और अगर मान लो मरीज़ के अंदर हाइपोनेट्रीमिया हो गया और हमने उसको करेक्ट नहीं किया तो मरीज़ के अंदर सीजर आ जाएंगे, न्यूरॉन इरिटेट हो जाएगा। तो प्राइमरली कौन अफेक्ट होता है? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है। कार्डियोवास्कुलर अफेक्ट हो सकता है लेकिन लेटर ऑन होगा, इनिशियली नहीं होगा। सबसे पहले अफेक्ट कौन होगा? न्यूरोमस्कुलर सिस्टम यानी कि नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को अच्छे से सारे सब्जेक्ट को पढ़ना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट नहीं करना है। बहुत टफ एग्जाम इसका नहीं होता है। 100 MCQ है, जैसे CHO के अंदर 100 MCQ है। हालांकि बिल्कुल 0 लेवल के MCQ नहीं रहते हैं, उसके अंदर कुछ प्रायोरिटी बेस्ड MCQ रहेंगे उसके अंदर आपके, और कुछ मेडिकल सर्जिकल के अच्छे MCQ भी रहेंगे, कुछ बहुत ईजी MCQ भी रहेंगे। तो आपको अच्छे से पेपर देना है। 18 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। और आज अपन इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ नया सीख पा रहे हैं तो आपको क्या करना है? मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ करके अपनी कंसेप्चुअल स्टडी को कंटिन्यू कर सकें।